गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रूढ़िवादी सरकारों के बारे में डिस्कस किया था। इन रूढ़िवादी सरकारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया और पूरे यूरोप में फिर से जो राजतंत्र व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया बेटा। तो इन्हीं व्यवस्थाओं ने बहुत सारे अंकुश लगाए, इवन कि फ्रांस की सीमाओं के ऊपर कुछ नए राष्ट्र बना दिए, पावरफुल बना दिए, ताकि फ्रांस दोबारा से विस्तार ना कर सके। और ऐसी सभी विचारधाराओं को, जो उग्र विचारधाराओं के लोग थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी कह सकते हैं या उदारवादी, राष्ट्रवादी, इन लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें हमने जूसेप्पे मैसनी के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। तो यहाँ मैं चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी जो है डिटेल तो नहीं बताऊँगी, ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या हुआ था इसमें, क्योंकि इसमें आगे इतना डिटेल में नहीं है। तो 1830 में सेकंड रेवोल्यूशन जो है वो होती है फ्रांस के अंदर बेटा। अब 1830 की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने 1815 ईस्वी में पढ़ा कि नेपोलियन को हरा देते हैं और फिर उसके बाद फ्रांस के अंदर बूर्बो शासक को सत्ता में लेकर आते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या था बेटा? बूर्बो शासक का चार्ल्स दशम। ठीक है, तो 1815 से लेकर 1830 ईस्वी तक चार्ल्स दशम जो है ना, 1815 से लेकर 1830 तक चार्ल्स दशम के पास फ्रांस की पावर रहती है। अब इस टाइम पीरियड में चार्ल्स दशम जो बूर्बो शासक था, उससे लोगों की जो मांग थी, जो उनके वो डिमांड कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, इसलिए इसको भी सत्ता से उखाड़ दिया। और फिर 1830 में क्रांति हुई और एक नया राजा जो था उसको वहाँ का जो है नियंत्रण दे दिया गया। तो 1848 में फिर तीसरी रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन होती है फ्रांस के अंदर। तो थर्ड रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है बेटा? पूरी तरह से जो फ्रांस है वो क्या बन जाता है? गणतंत्र। राजतंत्र ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर गणतंत्र बहाल हो जाता है बेटा। तो अब इस टॉपिक में देखते हैं कि क्या बताया गया है कि जैसे जैसे रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत किया, वैसे ही उदारवादी और राष्ट्रवादी जो थे वो क्या चाहते थे कि दोबारा से क्रांतियां हों, ताकि इन निरंकुश ताकतों को, जो इनको जो पावरफुल बन गई हैं, इनकी पावर को कम किया जा सके। तो इसमें कौन कौन से लोग चाहते थे, किन राज्यों के लोग चाहते थे कि उदारवाद और राष्ट्रवाद जो हैं, इस विचारधारा के लोग आगे आएँ और क्रांतियाँ करें? इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब गुलाम जो हैं कह सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ भी राजा का ही राज था। तो ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। और यहाँ के जो उदारवादी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की कि रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुप्रेस कर सकती हैं, उनके ऊपर जो है अत्याचार कर रही हैं या उनको सुप्रेस कर रही हैं। तो इस चीज़ को परवाह ना करते हुए इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। और इसमें से सबसे आगे कौन थे? शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, जिसमें प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, क्लर्क थे, या जो बिजनेस क्लास थी, क्योंकि ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? मध्यम वर्ग की कैटेगरी में। तो इन लोगों ने जो है ये जिम्मेदारी उठाई कि जो परिवर्तन अब हम चाहते हैं या जो अधिकार अब हम चाहते हैं, उनके लिए हम मिलकर संघर्ष करेंगे। तो प्रथम जो विद्रोह था फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ, यानी ये भी एक रेवोल्यूशन थी। और 1830 ईस्वी में जो बूर्बो राजा था, क्या नाम था उसका? चार्ल्स दशम, जिसे नेपोलियन के बाद रूढ़िवादियों ने सत्ता में बहाल किया था। अब उसे क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। यानी चार्ल्स दशम जो समस्याएं सोल्व नहीं कर पाया, लोगों को पूरे राइट्स नहीं दे सका, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, इसलिए क्रांतिकारियों ने उसको सत्ता से बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। और इसका अध्यक्ष कौन बना?
लुई फिलिप मैटरनिख ने, अब ये जो घटनाएं हो रही हैं 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, या उससे पहले जो 1789 में रेवोल्यूशन होती है, तो तीनों रेवोल्यूशन बेटे फ्रांस के अंदर होती है। और फ्रांस की इन्हीं घटनाओं की वजह से पूरे यूरोप में हलचल हो जाती है। जब भी ये घटना हुई, जब भी ये क्रांति हुई, तो अलग अलग इलाकों के लोगों के अंदर में ये भावनाएं आई कि वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करें और वही रास्ता अपनाएं जो फ्रांस के लोगों ने अपनाया है। और इसका जो डर था वो ज़्यादा किनको था, जो निरंकुश शासक थे, क्योंकि वो जो लोग हलचल करते थे फ्रांस के अंदर क्रांतियाँ होने के बाद, उन लोगों की हलचल ना हो, वो क्रांतिकारी विचार ना आए, या अपने अधिकार ना मांगे, या वो हमारे विरुद्ध कोई आलोचना करें, तो इस चीज़ के लिए वो सहमे रहते थे कि किसी न किसी तरीके से जो आम लोगों की आवाज़ है उसको दबाया जाए। तो ऐसा ही ये चाहते थे। ठीक है, तो मैटरनिख भी एक जो है क्या था, ये भी राजतंत्र में बिलीव करता था और ऑस्ट्रिया का चांसलर था बेटा। तो इसने भी एक स्टेटमेंट दी जब ये क्रांतियाँ हो रही थी। इसने क्या बोला, जब फ्रांस छीनता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब फ्रांस में कोई घटना घटती है, कोई क्रांति होती है, तो उसका असर पूरे यूरोप के ऊपर होता है कि बाकी यूरोप के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो राजा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं या उनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधाराएं पनप जाती हैं बेटा। तो उनके अंदर जो भावनाएं आती हैं वो उनको और भी ज़्यादा पुशअप कब मिलता है, जब फ्रांस के अंदर कोई ना कोई घटना होती है। तो इसका उदाहरण जो है 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ, ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है बेटा, और इसको जो ब्रुसेल्स था वो किसके साथ था, नीदरलैंड के साथ था। हमने पढ़ा ना, बेल्जियम को जो है नीदरलैंड के साथ मिला दिया गया और उसको फ्रांस के उत्तर में पावरफुल कर दिया। और नीदरलैंड से ब्रुसेल जो था वो अलग हो गया था। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो लोग थे इसमें रहने वाले, उन्होंने भी चाहा कि जैसे फ्रांस में विद्रोह हुआ है 1830 का, दोबारा से हम भी विद्रोह करें और हम इंडिपेंडेंट हो जाएं यूनाइटेड किंगडम से बेटा। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को नीदरलैंड मिला था और नीदरलैंड को पावरफुल बनाने के लिए बेल्जियम जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ये अलग है कंट्री। अब इसको इसके साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि नीदरलैंड के ऊपर किसका नियंत्रण था, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि इंग्लैंड का। अब नीदरलैंड से बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स अलग हो गया, किसकी घटना की वजह से, जो 1830 में फ्रांस की क्रांति होती है। अब ये जो घटनाएं घटी, इसी वजह से मैटरनिख ने बोला था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अंडरलाइन करें कि ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, चार्ल्स ड्यूक मैटरनिख ने बेटा, चांसलर था ये। अब इस घटना से क्या हुआ, पूरे यूरोप का जो शिक्षित अभिजात वर्ग था, शिक्षित अभिजात वर्ग यानी कि रिच भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, अमीर आते ना, अभिजात में कौन आते हैं, कुलीन लोग। अब ये कुलीन कौन से हैं, जो थर्ड स्टेट की फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, जो रिच थे, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ। और ऐसी ही एक घटना जो अभिजात वर्ग में हमने इसमें पढ़नी है, वो घटना घटती है यूनान के अंदर। यूनान जो है उसने भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, ये किससे प्रभावित था, फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों से। यूनान इंडिपेंडेंट होना चाहता था किससे, ऑटोमन से, जो ऑटोमन साम्राज्य का राज था इन पर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था यूनान। ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर क्या था, एक मुस्लिम रियासत थी बेटा, मुस्लिम राजा राज कर रहे थे, और यूनान में मोस्टली कौन रहते थे, क्रिश्चियंस लोग। ठीक है, अभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और ये क्या चाहते थे, उससे अलग होकर एक क्या बने, इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने बेटा। उन्होंने ये संघर्ष कब शुरू किया, 1821 ईस्वी में। तो यूनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ किया। और इसका साथ किन्होंने दिया, वो लोग जो यूनान से निर्वासित कर दिए गए थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे।
पीछे हमने पढ़ा ना, क्रांतिकारियों को अंडरग्राउंड अपने संगठन बनाने पड़े। तो यूनानी जो राष्ट्रवादी थे, जिनको देश से बाहर निकाल दिया था, उन्होंने चोरी छुपकर यूनान के संघर्ष के अंदर जो है हेल्प की, उनकी मदद की, ताकि यूनान क्या बन जाए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए और वो वापस अपने देश में आ जाए। ठीक है। और उसके अलावा भी यूरोप के बहुत सारे लोगों का इनको समर्थन मिला। ठीक है। और प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति जो सहानुभूति रखते थे, उन्होंने भी कहा, चाहे वो इस देश से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन सब में उस वक्त राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। अब जो भी राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके प्रति अपने आप सहानुभूति आ जाती थी। तो ऐसा ही यूनानी जो संघर्ष हुआ, तो उसमें लोगों ने, जो यूरोप के दूसरे लोग थे, वो उनके पक्ष में थे भी, ऐसा होना चाहिए, राजतंत्र ख़त्म होना चाहिए। इसमें कवि और कलाकार जो थे, उन्होंने यूनानी सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का पलना बताया था, यानी कि जो भी संस्कृति है यहीं से ही पैदा होती है और ये जो सभ्यता है इसको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध एक जनमत जुटाया। अब इन्होंने क्रांति कैसे की, कोई ये नहीं कि फाइटिंग की, जनमत जुटाया भी। यूनान के जो लोग हैं वो ओटोमन एम्पायर के अंडर रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो लॉर्ड बायरन जो था, एक कवि था बेटा, इसने भी इस क्रांति के अंदर, इस संघर्ष के अंदर कैसे पार्टिसिपेट किया, पैसा इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने के लिए भी गए। अब युद्ध जो है कोई मारकाट वाला युद्ध नहीं है, राजा के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो इस युद्ध में उसको क्या हो गया, बुखार हो गया और इसकी मृत्यु होगी लॉर्ड बायरन की। यानी कि एक बीच में वैसे पार्टिसिपेशन दिखाई हुई है कि सभी लोगों ने जो राष्ट्रवाद चाहते थे, यूनान की स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने कहीं भी रह रहे हैं फिर भी उन्होंने यूनान का साथ दिया। तो लॉर्ड बायरन ने भी पैसा इकट्ठा किया और जो क्रांतिकारी थे उनको ये मदद की पैसे से, और साथ में गए भी और वहाँ पर इनको बुखार हो गया, मृत्यु होगी। ऐसे ही ये लंबा संघर्ष चलता रहा। ठीक है। 1832 ईस्वी में कुस्तुंतीनिया यानी कि यूनान स्वतंत्र हो गया ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन शासकों को इसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे जो जनमत था, जो लोगों की सोच थी, वो ऑटोमन साम्राज्य के अगेंस्ट होती जा रही थी। तो इतने सारे लोगों को सुप्रेस करना, दबाना बहुत कठिन काम था। तो हार कर उनको, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में भी इतने परेशान हो गए थे राष्ट्रवादी घटनाओं से, उनके मूवमेंट से, कि लास्ट में 1947 में उनको हमारा देश छोड़ना ही पड़ा। ऐसे ही ऑटोमन साम्राज्य को भी अपनी सत्ता त्यागनी पड़ी और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी बेटा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी से रिलेटेड है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अभी तक हमने ये विचारधारा पढ़ी थी कि यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्य का जो सपना था, जो सोच थी, वो कैसे बढ़ी, इसके अंदर किस किस जो है चीज़ों ने जो है पार्टिसिपेट किया, स्वतंत्र कराने में किस किस ने, उनकी विचारधारा बदलने में किस किस ने हेल्प की थी। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 पढ़ी, तो उनकी वजह से भी लोगों के अंदर जो है नई चेतना आई, नई सोच बनी उनकी। इसके अलावा जो घटनाएं घट रही थी यूरोप के अंदर, उन्होंने भी प्रेरित किया लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का जो विकास था, युद्धों और विस्तार, जो क्षेत्रीय विस्तार से हुआ था, लेकिन ये एक अकेला जो है एक कारक नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि युद्ध या क्रांतियाँ या विचारधारा ने तो लोगों को जागरूक किया, साथ साथ में जो संस्कृति थी उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो क्रांति होती है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। तो ऐसे ही लोग जो हैं राजा के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ आती है, उनकी सोच में जो है अलग अलग विचारधाराएँ आती हैं, सोच जो है डेवलप होती है, और वो बहुत सारे कारक हैं। जैसे हमारे देश में भी लोग एक नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर करना है। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसमें सब लोगों की अपनी अपनी सोच थी,
ठीक है। सैनिक चाहते थे कि उनको वेतन अच्छा मिले, जो राजा चाहते थे उनको उनकी संतान को उनको उत्तराधिकारी का नियम जो है मिले, ऐसे ही किसान चाहते थे कि उनको टैक्स फ्री लैंड कर दें। तो सबके अपने स्वार्थ थे। लेकिन जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें पत्र पत्रिकाओं ने, साहित्य ने, संस्कृति ने, रेलवे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोगों की सोच एक करने में। रेलवे का भी देखो, अगर इनडायरेक्टली हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या कितना बड़ा योगदान है कि रेलवे के विस्तार से क्या वो लोग इकट्ठे यात्रा करने लग गए, विचार विमर्श जो है उनके आपस में उन्होंने तालमेल बढ़ा, विचार विमर्श किया, उनको पता चला ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये एक सोच बनी कि हम एक ही देश के अंदर रहने वाले हैं और हमें डिवाइड किया हुआ है राजतंत्रों ने, राजाओं ने, तो क्यों ना इन सबको उखाड़ कर एक राष्ट्र बनाया जाए। तो ये भावना देखो 1885 से शुरू हुई थी, जाकर 1947 तक ये भावना एक करने की चलती रही। ऐसे ही यूरोप के अंदर बहुत सारे कारक थे जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को लाने में, राष्ट्रवाद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान था। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, ये संस्कृति में आते हैं बेटा। इन चीज़ों ने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में सहयोग दिया। इसे हम क्या कह सकते हैं, रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या होता है, ऐसा एक सांस्कृतिक आंदोलन था, यानी कि इन चीज़ों के जरिए, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, इनके जरिए लोगों को जागरूक करना। तो रोमानीवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये आ सकता है क्वेश्चन बेटा, रोमानीवाद क्या होता है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। और इसमें रोमानी कलाकारों, कवियों ने क्या किया, तर्क वितर्क, जो विचार विमर्श थे, डिबेट थी, उनको किया, साझा किया। और विज्ञान का जो के महिमा मंडन की आलोचना की, यानी कि उन्होंने अपनी जो ग्रामीण भाषाएं हैं, फोक सॉन्ग हैं या राष्ट्रभक्ति के गीत हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी। और जो भावनाएं थी, अंतर्दृष्टि यानी कि लोगों की सोच, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया ताकि राष्ट्रवाद जगाया जा सके बेटा। तो ये फीलिंग्स लोगों की इनको जगाया थ्रू किसके बेटा, संगीत के थ्रू या किस्से कहानियों के थ्रू। जो वीर जो है पुरुषों की कहानियाँ हो गई, उनके बारे में उनकी स्टोरीज़ होगी, ताकि लोग उनको पढ़ें और उनमें भी उत्साह पैदा हो, अपने देश के प्रति लगाव पैदा हो बेटा। तो इन्होंने क्या कोशिश की, इन किस्सों कहानियों के थ्रू एक साझा सामूहिक अनुभूति और साझा संस्कृति से क्या होगा, ये राष्ट्र का आधार बनेंगे। यानी कि एक कॉमन आइडेंटिटी बनाई इन्होंने। जब सभी लोग अपने देश की जब संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें क्या होगा, एक सामूहिक पहचान बनेगी, अपनेपन की भावना आएगी। तो संस्कृति ने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अब इसमें एक एग्जांपल देखेंगे, योहान गॉटफ्रीड, अंडरलाइन करें, जर्मन दार्शनिक था, फिलोसोफर था योहान गॉटफ्रीड। इसने क्या कहा कि रोमानी चिंतकों ने जैसे दावा किया है कि जर्मन संस्कृति जो आम लोगों में निहित थी, उसको जगाकर राष्ट्र की भावना जगाई जा सकती है। और ये किसके थ्रू होगा, आत्म लोक गीतों के द्वारा, जन काव्य के द्वारा और लोक नृत्यों के द्वारा। ये इसकी सोच थी फिलोसोफर की कि जैसे सेंसरशिप लगा दी है मीडिया के ऊपर, ठीक है, और लोगों को जो जागरूकता है उनके अंदर आ रही थी, वो उनके पास जो मीडिया के सोर्सेज हैं नहीं पहुंच रहे। लेकिन हम लोक गीतों के माध्यम से, जन काव्यों, लोक नृत्यों के माध्यम से लोगों के अंदर संस्कृति को फिर से जगा सकते हैं। उनमें राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया जा सकता है, ठीक है। और ये राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी था। उसका निर्माण कैसे हो सकता था बेटा, इन्हीं माध्यम से, इन्हीं संस्कृतियों के माध्यम से। और जिस पे स्थानीय जो बोलियां थी, ठीक है, लोक साहित्य था, उसको एकत्रित किया जॉन गॉटफ्रीड ने। और वो प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय संदेश को लोगों तक में पहुंचाना था। अब उसने जो पुराने समय की बोलियां थी और उसमें जो भी साहित्य लिखा गया था,
जो भी कहानियाँ लिखी गई थी उनको कलेक्ट किया। लोक साहित्य को जब कलेक्ट कर लिया तो उसके थ्रू लोगों के पास जो फीलिंग्स थी, राष्ट्र प्रेम की भावना जो थी, जैसे हम भी अगर अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे भगत सिंह की स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, और इसी तरह मंगल पांडे के बारे में हम मूवी देखते हैं या उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग आती है कि उनके अंदर कितना जज्बा था देश के लिए। तो ऐसे ही गॉडफ्रीड ने क्या किया, जो भी लोक साहित्य था और लोक बोलियों में लिखा गया था, आम बोलियों में, उसको कलेक्ट किया और उसके थ्रू लोगों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाया। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं पोलैंड के अंदर कि वहाँ पर जो भाषा थी उसने राष्ट्रवाद कैसे जगाया था पोलैंड पे। पोलैंड किसको दे दिया था बेटे? रूस को। तो रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने जो पोलैंड को बांट रखा था, ठीक है, वो इनके नियंत्रण में था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए पोलैंड के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागी। और कैरोल कुर्बस्की, अंडरलाइन करें इसको, कैरोल कुर्बस्की ने क्या किया, ओपेरा, ये एक म्यूज़िक का सिस्टम होता है बेटा जिसमें संगीत जिस स्वरों में गाया जाता है, ओपेरा, उसमें जो है संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, गुणगान किया अपने देश का। और जिसमें पोलनेस और माजुरका ये लोक नृत्य थे। ये तो संगीत हो गया ना, ओपेरा, इसके माध्यम से यानी कि उसने संगीत बोल बोल कर लोगों को अवेयर किया। और ये नृत्य थे, इनके माध्यम से दर्शाया गया कि राष्ट्र के प्रति प्रेम को कैसे जगाया जाता है। तो ये जो लोक नृत्य है, दोनों इनके नाम क्या है, पोलेनेस और माजुरका, ये सारे क्या आते हैं संस्कृति के अंदर। और इनके थ्रू जो है राष्ट्रवादियों ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया बेटा। नेक्स्ट देखें, इसी तरह भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाने में बहुत बड़ा जो है योगदान दिया, भूमिका निभाई। जो रूस के अंडर एरिया था पोलैंड का, वहाँ पर बोली तो वहाँ पर पोलिश भाषा जाती थी, लेकिन रूस ने पोलिश भाषा को हटाकर क्या उनके ऊपर कंपलसरी कर दिया, रूसी लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज में ही बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता था। और जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी उसको रूसी लैंग्वेज बना दिया था। जितने भी सरकारी काम काज थे वो पोलैंड के अंदर पोलिश भाषा में ना होकर रूसी भाषा में होते थे। तो लोगों को बड़ा दुख लगा, उनको रूसी लैंग्वेज सीखनी पड़ी मजबूरन। तो इसलिए जो भाषा थी इसने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि जब लोगों को मजबूर कर दिया कि तुम अपनी लैंग्वेज में नहीं दूसरी लैंग्वेज में काम करो, तो नेचुरली है जब सबकी समस्याएं एक होंगी, अब सब चाहते हैं कि पोलिश भाषा में हो, तो नेचुरली है कि जब समस्या एक होती है तो लोगों की विचारधारा भी एक होती है। तो ऐसे ही पोलैंड के अंदर जब रूसी भाषा को लादा गया था तो रूस जो पोलैंड के लोग थे उनको लगा कि हम सब कॉमन हैं, हमें अपनी भाषा चाहिए और ये हमारे ऊपर रूसी भाषा लाद रहे हैं। तो नेचुरली है उनके अंदर क्या आया, वननेस की फीलिंग, एक होने की भावना। तो 1831 में रूस के विरुद्ध पोलैंड ने विद्रोह कर दिया, और लेकिन रूस शक्तिशाली था तो इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा एक जो हथियार बनाया था उसको भी बैन लगा दिया। जो चर्च के आयोजन थे या धार्मिक शिक्षा थी उसमें पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में जो पादरी और बिशप थे, पादरी जो है पोस्ट थोड़ी बड़ी होती चर्च में और उसके अंडर जो काम करते थे चर्च में उनको बिशप बोला जाता है, उनको जेल में डाल दिया। और रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया और रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। और पोलिश भाषा जो है रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यानी कि यहाँ पर भाषा के लिए लड़े वो लोग कि भाषा जो है वो पोलिश भाषा होनी चाहिए। जितने भी धार्मिक कार्य हैं या चर्च के काम हैं या ऑफिशियल्स वर्क हैं वो सारे पोलिश भाषा में होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है उन्होंने संघर्ष किया और अपने देश के लिए पॉसिबल कर पाए। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन